Okay, so this is the next parity test. So before this, we have studied two tests based on the t distribution. That is the t test for single population mean, for single population mean, and secondly, t test for equality of two population proportions. Equality of two population proportions. Okay, and this is the last test for based on the p distribution, that is paired t test. Okay, so second test which I have seen earlier, it is also called as unpaired test for equality of two population means. Okay, it is also called as unpaired test. Here samples were independent. Okay, samples were independent, but here samples are dependent. Samples are dependent. Okay, so let's go through the detailed procedure. What is a, let's know what is a parity test, where it is applied, and how we can apply in our daily life, right? So let's move ahead. So first of all, let me discuss the concept of parity test. What is the concept? As I said, this is a paired t-test and samples are dependent. Paired t-test. So what do you mean by paired? Now in this test is applied when we have data like before and after type, and we have to measure the effect. Some measure we have to measure the effect of some treatment effect. एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. जब भी हमको हमारे पास जो है बिफोर एंड आफ्टर टाइप डेटा होता है और हमको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, ये चेक करना होता है, तो हम ये टेस्ट को अप्लाई करते हैं. ठीक, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि सपोज 10 people joined the gym for weight loss. ठीक है, वेट लॉस करने के लिए 10 लोगों ने जिम ज्वाइन किया. ओके, तो बिफोर उनका क्या डेटा था? बिफोर ज्वाइनिंग द जिम व्हाट वाज देयर वेट, एंड आफ्टर क्या उनका वेट हो रहा है ना? तो अगर वो वेट लॉस के लिए जाना है तो ये डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस यानी कि क्या, आफ्टर वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू. तो ये जो है वो क्या आना चाहिए? तो ये डिफरेंस जो है वो पहले से, यानी कि पहले अगर किसी का अगर 65 kg वेट रहेगा, बराबर. एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का 65 kg वेट है और बाद में अगर घट के 60 किलो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो गया, बराबर है. ओके, तो बिफोर एंड आफ्टर, तो उसी का मैं मेजर करूंगा वेट जिसका मैंने पहले भी वेट मेजर किया है. तो ये डिपेंडेंट डेटा क्यों है? क्योंकि वैल्यूज आर गोइंग मींस द पर्सन्स आर गोइंग टू बी सेम. जिसको वेट रिड्यूस करना है उसका पहले देखूंगा कितना वेट है और बाद में देखूंगा कितना वेट है, तभी पता चलेगा कि उसके लिए जिम इफेक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो बिफोर एंड आफ्टर ये एक केस हो गया कि वेट लॉस. अगर कोई वेट गेन के लिए जा रहा है, तो वेट गेन के लिए जा रहा है तो पहले कम वेट होगा. मान लो कि पहले 65 kg था, पहले 55 kg.
सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे डेटा कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रहेगा। ओके, जो पहले वैल्यूज लिए हैं उसी की वैल्यूज बाद में चेक करें, ठीक है। डिपेंडेंट डेटा विल बी देयर, जैसे कि 10 लोगों ने जिम ज्वाइन करने के पहले उनका वेट क्या था, और उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो गया, 6 मंथ का कोर्स था सपोज, वो कंप्लीट हो उसके बाद क्या वेट है उनका, तो बिफोर एंड आफ्टर डेटा। तो अगर वाकई में अगर हमको देखना है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव हुआ कि नहीं, जिम अगर इफेक्टिव हुआ कि नहीं, वो अगर चेक करना है तो इसमें चेंज दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अभी एम्प्लॉयज को एक ट्रेनिंग दिया गया, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, ओके। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग क्यों देते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए, है ना। सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जैसे कि तो ट्रेनिंग देने के पहले बिफोर ट्रेनिंग उनका टेस्ट लिया गया, बिफोर ट्रेनिंग वो मार्क्स है, मार्क्स उनके, ठीक है। और आफ्टर ट्रेनिंग सर्टन ट्रेनिंग दिया गया, तो आफ्टर ट्रेनिंग में ये दिया गया, अगर उनके मार्क्स बढ़ेंगे ट्रेनिंग के बाद, तो हम ये कहेंगे कि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, यानी कि उनका इफेक्टिव हुआ, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हम पेयर्ड टी टेस्ट का यूज करते हैं, ओके। सो इन दिस सिचुएशन वी पेयर टी टेस्ट, ओके। सो रिमेंबर दिस एग्जांपल्स। तो पेयर टी टेस्ट में क्या होता है कि बिफोर एंड आफ्टर टाइप का डेटा जो होता है डिपेंडेंट डेटा होता है, जिनका आप पहले मेजरमेंट कर रहे हो उन्हीं का बाद में उन्हीं का ही करोगे, ठीक है, नए सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक्स यानी कि बिफोर, वाई यानी कि आफ्टर, ऐसे वैल्यूज कंसिडर करते हो, और आप डिफरेंस डिफाइन करते हो, डिफरेंस, है ना, कि वाई माइनस एक्स है, ओके। तो आप दो डेटा जो बिफोर एंड आफ्टर टाइप है उसको आप सिंगल डेटा में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आएगा, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। किसी का वेट अगर 56 है और भी वो 57 हो गया, तो क्या हुआ, 2 से बढ़ गया। किसी का अगर 69 है और बाद में 65 हो गया, तो क्या हो गया, 4 से लूज हो गया, 4 kg से लूज हो गया, इन दिस पैम टॉकिंग। तो ये डिफरेंस आप मेजर करते हो और उनके कैलकुलेशन आप आगे लेते हो। तो देखो, ये अगर पॉजिटिव डिफरेंस आया, अगर ये 0 आया, तो इसका मतलब क्या है कि नॉट इफेक्टिव। तो ये क्या है, पॉपुलेशन मीन डिफरेंस, ओके। तो अगर ये वैल्यू 0 आया, जैसे कि अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस में होता है, नल हाइपोथेसिस में म्यू डी इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो वेट लॉस की हो, वेट गेन की हो, या फिर ट्रेनिंग की हो, ओके, कोई एग्जाम की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किया, कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के पहले आपके स्कोर क्या थे पर्टिकुलर पेपर में, और कोचिंग क्लास की ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद के स्कोर अगर देखेंगे तो वो स्कोर क्या थे, इसमें अगर आप जब स्टडी करोगे डिफरेंस, तो वो डिफरेंस, तो ये डिफरेंस अगर जैसे पहले था वैसे ही अभी है, यानी कि म्यू डी इज इक्वल टू 0, जैसे थे पहले भी वही थे, अभी भी यही। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव, करेक्ट। तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा, म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें क्या होगा कि नॉट इफेक्टिव, ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव, ओके, ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू डी इज लेस देन 0, जैसे कि मैंने वेट लॉस की बात किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वेट लॉस की बात की, तो वेट लॉस में क्या है कि आपको डिफरेंस पहले 65 kg था ना, तो बाद में फिर कितना 60 kg आया, यानी कि 5 किलो घट गया। तो ये ट्रेनिंग इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, अपना इंटेंशन क्या है, वेट लॉस करना, पहले 65 था अभी 60 हो गया, 5 लाख कम हो, तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव हुआ, बराबर। तो यहाँ पे ट्रेनिंग इफेक्टिव हुआ, ओके। तो ये माइनस भी हो सकता है चेंज, ये जो चेंज है म्यू डी की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी कि निगेटिव भी होता है ना। या फिर अगर आप वेट गेन के लिए जा रहे हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई कोचिंग क्लास, चलो वेट गेन का ही ले लेता हूँ, वेट गेन करने के लिए आप जिम में जा रहे हो, और पहले अगर 48 kg था,
पहले अगर किसी का 48 केजी था और बाद में मान लो कि 55 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वेट गेन हो रहा है, यानी कि 7 केजी से बढ़ गया जिम ज्वाइन करने के बाद। तो इस केस में क्या कहेंगे हम, यूडी इज ग्रेटर देन 0, तब भी हम ये कहेंगे ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। तो अल्टरनेटिव, हमेशा 3 अल्टरनेटिव होते हैं, तो यहाँ पे भी 3 अल्टरनेटिव है, बट उसको देखने का जो परसेप्शन है वो कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉट इफेक्टिव, या फिर कहीं पे वैल्यू कम होना यानी कि इफेक्टिवनेस, करेक्ट। जैसे कि पहले पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, पर अभी पॉल्यूशन अभी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है, सक्सेसफुल हो रहे हैं, इफेक्टिव हो रहा है, बराबर है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इफेक्टिवनेस किसे डिपेंड करते हो, यानी कि लॉस कम हो रहा है यानी कि इफेक्टिव है, या गेन हो रहा है यानी कि इफेक्टिव है। जैसे कि वेट लॉस का पर्पज लोगों का अलग अलग हो सकता है, कोई लॉस करने के लिए जाता है, कोई गेन करने के लिए जाता है, तो उसके हिसाब से लॉस करने के लिए जाता है तो लेस देन 0 यानी कि ट्रेनिंग इफेक्टिव। अगर कोई गेन करने के लिए जाता है, वेट कम वेट है, वेट बढ़ाने के लिए जाता है, तो ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। ओके, सो नेक्स्ट, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देना है। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट अ मिनट। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। एंड एजम्पशंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन है यहाँ पे, तो हम उसका एस्टिमेट ले लेते हैं, सैंपल मीन स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे ही बेल शेप होता है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लैट और शॉर्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, तो ये नॉर्मल, ये सिमेट्रिक वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा, ये इससे ज़्यादा फ्लैट रहेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा फ्लैट रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ओके, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आप ये कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द टी डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। इसके एप्लीकेशन ये हमने देखा है, सिंगल पॉपुलेशन मीन टेस्टिंग, टू पॉपुलेशन मीन्स का टेस्टिंग भी देखा है, और इसमें अभी हम पेयर टी टेस्ट, ये हमारा चल रहा है, ये आखिरी टॉपिक टी टेस्ट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर, पेयर टी टेस्ट को समझना। टी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने इंट्रोडक्शन देखा है, उसका डेफिनेशन देखा है। ओके, और उसका एप्लीकेशन भी हमने देखा है। तो ये सब चीज़ें जानना, और उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करना और उसको प्रैक्टिकली समझना। तो पेयर टी टेस्ट को हम अभी देख रहे हैं, इसमें फॉर्मूला क्या है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, ये आप इग्नोर कर सकते हो, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज डी बार माइनस म्यू डी अपॉन एस डी अपॉन, तो ये सैंपल मीन, रूट सैंपल मीन स्क्वायर है। ओके, दिस फॉलोज नॉर्म। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ये डेटा आपको। तो इसका फॉर्मूला जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, हम कैसे डिफाइन करते हैं, डी बार अंडर एच नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डी बार अपॉन एस डी अपॉन रूट एन, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसको, क्योंकि म्यूडी को तो हम जीरो ही एज्यूम करने वाले हैं, इसको हम अंडर एच नॉट, हम इसको जीरो एज्यूम करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये, तो डी बार इंटू रूट एन अपॉन एस डी। ओके, तो मैं एक एक टर्म आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, ये टर्म्स क्या है। ओके, तो मैं फिर से ये फॉर्मूला आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर एच नॉट। ठीक है, एच नॉट के अंडर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ड्यूटी जो है वो जीरो है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, टी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू डी बार अपॉन
d bar into root n upon st, ठीक है। दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो इसमें टर्म्स को समझो, डी बार यानी कि क्या है, डिफरेंस। डी क्या है, डी बार क्या है, समेशन, दिस इज अ नॉर्मल अरिथमेटिक मीन, समेशन डी आई अपॉन एन, ओके। एंड डी आई क्या है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर वैल्यूज, है ना। तो जैसे कि ये बिफोर ज्वाइनिंग द जिम, ये आफ्टर ज्वाइनिंग द जिम, ओके। तो उसका डिफरेंस है, ओके। तो डिफरेंस पता चला। और यहाँ पे एस टी, तो ये क्या है, सैंपल मीन स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, इसे हम क्या कहेंगे, सैंपल मीन स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, दैट इज डी आई, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, जस्ट इसके पहले हमने कैलकुलेशन किया, सेम वही, सिर्फ हमको अपॉन एन माइनस वन, बहुत ही सिंपल है, ओके। तो ये फार्मूला है, और इस फार्मूला को हमको अप्लाई करके अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ओके। ओके, ऋतुजा, कैन यू रिप्लाई मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this is Yes, the sir. okay. Thank you. So let's move on to next. तो ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। दिस एग्जांपल हम एक्सेल पे ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। Okay. There is an Excel sheet over there. I take this question over here. Okay. Just format it. ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू वेट्स ऑफ 10 पर्सन्स। किसके बारे में डेटा है, वेट्स ऑफ 10 पर्सन्स रैंडमली सिलेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर जॉइनिंग द हेल्थ क्लब, यानी कि जिम, जिम ज्वाइन करने के पहले का वेट और उसके बाद का वेट एलडीएस में है, ठीक है। वी हैव टू डू नथिंग विद दिस यूनिट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वेट हो, एलडीएस हो, पाउंड हो, केजी हो, ओके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द, टू टेक द नंबर्स फ्रॉम इट। तो ये 10 पार्टिसिपेंट्स है, 10 लोगों ने जिम ज्वाइन किया था, उसके ज्वाइनिंग के पहले उनका वेट क्या था और ज्वाइनिंग के बाद उनका वेट कितना। तो पर्सन, ओके, द हेल्थ क्लब एंड आफ्टर 6 months फ्रॉम ज्वाइनिंग इट, ओके। तो ये 6 महीने पहले की है, ये बाद की, बिफोर एंड आफ्टर। तो क्वेश्चन टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द वेट्स आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द 6 months, ओके। या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना का है, 1%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 1% है, ओके। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये समझना है कि टेस्ट क्या करना है। तो एक्स यानी कि क्या है, एक्स है वेट बिफोर ज्वाइनिंग हेल्थ क्लब, ठीक है। एंड व्हाट इज वाई, वेट आफ्टर ज्वाइनिंग हेल्थ क्लब, यानी जो भी उनका ड्यूरेशन है, 6 मंथ इन्होंने बोला है, ओके। तो ये डिफरेंस है। और डी क्या है, व्हाट इज डी, ये चेंज कितना हुआ उनके वेट में, एक्स आई वाई आई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अभी हमको क्या टेस्ट करना है, व्हाट टू टेस्ट। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि कम करना है या ज्यादा करना है, यानी कि वेट घटाना है या बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, सिग्निफिकेंट चेंज बोला है सिर्फ, है ना। और यहाँ पे भी क्या बोला कि हाँ चेंज ही बोला है सिर्फ। तो चेंज ये क्लियर नहीं है कि वो
वेट बढ़ाने के लिए जा रहे हैं या वेट कम करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एच नॉट हम क्या रखेंगे, म्यू डी, ये तो हमेशा जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता अभी, देर इज नो significant there is no significant difference in weights। ठीक है, ये एक है। इसके अगेंस्ट में क्या रहना चाहिए, H1, इसके अगेंस्ट में रहेगा म्यू डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी हमको क्लियर नहीं कम करने के लिए जा रहे हैं या वेट बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप नॉट इक्वल टू यूज करना। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द वेट। तो यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा। ओके, सो दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक। ओके, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना है, विच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक, so what is the test statistic under H naught। H naught के अंडर में आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नए पेज पे, फ्रेश पेज। तो calculated value of t, you have to find out d bar into root n upon s। okay, sample mean square root। okay, so this follows standard normal distribution। तो अभी हम एक एक टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो हमको क्या चाहिए, डी बार की वैल्यू चाहिए, ये हम एक्सेल में फाइंड आउट करने। तो इसमें हमको डी बार की वैल्यू चाहिए, और एन हमको पता है, एन हाउ मच, how many people are joining the weight means health club, 10%, so in 10 people. yes, so 10 we are knowing, sorry, yeah, we are number of people joining the gym is 10, ये हमको फाइंड आउट करना है। और हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि एस डी, रूट सैंपल मीन स्क्वायर, ओके, ये कितना है ये भी फाइंड आउट करना है। तो इसका कैलकुलेशन में एक्सेल में करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, इनका डिफरेंस अभी मैं हॉरिजॉन्टली टेबल रहने देता हूँ। हमको एक टर्म डिफाइन करना है यहाँ पे। ओके, डिफरेंस क्या है, ये क्या है, x का a की वैल्यू है, ये y i की वैल्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डी आई फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस। तो डी आई क्या है, वाई आई माइनस एक्स आई, और इसके बाद हमको इसका स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। ठीक, और इसमें यहाँ पे टोटल डी आई फाइंड आउट करना है, और इसका टोटल समेशन डी आई स्क्वायर। बस इतना ही काम है हमारा। तो हम एक्सेल के थ्रू आराम से ये कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंस, तो दिस y माइनस x। ओके, तो डिफरेंस 9। तो जिम ज्वाइन होने के बाद 9 किलो से घट गया। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है, सिंपली डूइंग द 81। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ों को ड्रैग करता हूँ, दोनों वैल्यूज को, तो बाकी वैल्यूज भी मुझे इजीली मिल जाएंगे। मिल गए, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, ये क्या है, मेरे डिफरेंस और उसका स्क्वायर है ना। तो मैंने क्या कुछ अलग कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स आई, वाई आई, फिर डिफरेंस, फिर डी आई स्क्वायर। तो ये मैंने वर्टिकली लेने से अच्छा मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली अरेंज किया। बस इतना ही मैंने डिफरेंस, इतना ही मैंने चेंज किया। ठीक है, एक रो यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, ताकि मैं टोटल ले सकूँ इनका। तो इनका टोटल कितना आएगा अभी, सो टू गेट द टोटल्स ऑटो सम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल मुझे मिल रहा है -85। तो -85 समेशन डी आई का मतलब क्या है, -85। ओके, नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक, तो डी बार की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, समेशन डी आई माइनस, सॉरी, अपॉन एन।
तो अभी डी समेशन डी आई कितना है -85 अपॉन 10, यहाँ पे -8.5 क्या हो गया डी बार की वैल्यू हो गई। ठीक है, ऑन एन एवरेज लोगों का वेट 8.5 किलो से कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अभी एस डी स्क्वायर, पहले हम ये टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, समेशन डी आई स्क्वायर माइनस एन टाइम्स डी बार स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ठीक है, सैंपल मीन स्क्वायर में हमेशा एक ऑब्जर्वेशन कम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समेशन डी आई स्क्वायर कितना है 745 माइनस 10 इंटू -8.5 उसका होल स्क्वायर। जब भी आप साइन देखो तो साइन की तरफ ध्यान रखना, n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 9 हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप करोगे। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर ही आएगा, आप माइनस माइनस प्लस मत करना वहाँ पे। ठीक है, तो 745 माइनस 10 इंटू 8.5 का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो 22.5 निकल के आ रहा है डिवाइडेड बाय 9। तो डिवाइडेड बाय 9 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 2.50। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1.5811, 1.5811। so note down this value, we are taking this value from the our ppt. okay, so 1.5811 और डी बार की वैल्यू क्या है -8.5। ठीक है, नोट डाउन। तो हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट किया है, डी बार की वैल्यू फाइंड आउट किया है, it is -8.5। okay, and this one is 1.5811। okay, both the values we have recently obtained। okay, तो ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करो। तो डी बार इज इक्वल टू -8.5 इंटू रूट ऑफ 10 अपॉन एस डी कितना है 1.5811। ठीक है, सो डू द कैलकुलेशन, 8.5 इंटू रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 1.5811। तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है -17.000004। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमको मिल गया माइनस। तो नेक्स्ट हमारा इंटेंशन क्या है, हमको टेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, टेबल वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम वन वे डेटा कहेंगे, टू वे डेटा। हम इसे वन वे की तरह ही देखना है। हमारे पास एक्स वाई दो सेट्स है, पर हम क्या कंसिडर करें उनका डिफरेंस, जो कि सिंगल वैल्यू है। ठीक है, और इसी के हम मीन देखा है और इसी का हमने सैंपल मीन स्क्वायर ये भी देखा है डिफरेंस। ठीक है, तो हमको ये सिंगल वैल्यू सिंगल वन वे डेटा की तरह आपको ये कंसिडर करना है। ओके, तो टेबल वैल्यू देखने के लिए आपको चाहिए दो चीजें। एक है कि अल्फा कितना है, अल्फा बाय डिफॉल्ट इट इज 5%, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेट्स चेक, अल्फा इज इक्वल टू 1%। तो अल्फा इज इक्वल टू 1% एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, अभी इसमें 10 n-1। इसका फॉर्मूला क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, सिंगल डेटा है तो सॉरी, तो दिस इज n-1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9। तो टेबल वैल्यू यानी कि कैसे लिखते हैं, क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं इसे, अल्फा %। तो लिखने का तरीका हमेशा याद रखो। तो इस केस में 9 है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01। ओके, चलो हम टेबल देखते हैं। अभी ये टेबल है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पहला कॉलम है, मैं इसको जूम करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 यहाँ पे चेक करना है, और 1%, 1% यानी कि कितना हुआ 0.01। तो इसका इंटरसेक्शन देखो आप, 9 और इसका, ये 3.250 है।
3.250. ओके, तो टेबल वाले कितना निकल के आ रहा है 3.250. लेट्स चेक वन मोर टाइम. 3.250 करेक्ट. ओके, तो अभी आप कंपैरिजन कर सकते हो. तो इसे हम टेबल कैलकुलेट वैल्यू को 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं. तो कंपेयर करना है. ओके, तो कंपेयर करने के बाद हमको क्या समझ में आया कि कैलकुलेटेड वैल्यू t कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन t क्रिटिकल वैल्यू और टेबल वैल्यू. इसे ही टेबल वैल्यू कहते हैं. ठीक है, टी टैब यानी कि टेबल वैल्यू. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्सेप्ट एच नॉट. जब कैलकुलेट वैल्यू लेस होता है टेबल वैल्यू से तो हम एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द कंक्लूजन. अब हम फाइनल स्टेप में आ गए हैं. व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ दिस कंक्लूजन. क्या कहा था हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेट्स. वेट्स में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है. ओके, तो at 5%. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Just a minute. क्योंकि ये सिमेट्रिक है, हम यहाँ पे एक मॉड कंसिडर करेंगे. अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब वो सिमेट्रिक है. ओके, और हमारा टेस्ट कैसा है देखो, हमारा टेस्ट कैसा है टू टेल्ड है ना. तो हम क्या करेंगे इसका मॉड कंसिडर करेंगे. we will take this mod sign. जब टू टेल्ड होता है नॉट इक्वल टू होता है तो आपको मॉड लेना ही लेना है. तो यहाँ पे 17.004. अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इंटरप्रिटेशन टोटली अपोजिट हो जाएगा. कैलकुलेटेड वैल्यू मॉड ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वन. तो अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे रिजेक्ट एच नॉट कहेंगे. रिजेक्ट एच नॉट. तो रिजेक्ट एच नॉट का मतलब क्या होगा एक्सेप्ट H1. ओके, और आपका कंक्लूजन क्या हो गया, व्हाट इज द कंक्लूजन, कि क्या कहना है कंक्लूजन में क्या है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द वेट्स. यानी कि जिम ज्वाइन करने के बाद वेट्स में फर्क हुआ है. ठीक है, सो राइट ऑन द फाइनल कंक्लूजन देयर इज अ significant difference in weights of participants. Okay, there is a significant difference in the weights of participants. Okay, so this is the conclusion. Did you all understand? Yes or no? Yes, sir. Okay, so let's now try to solve one more example. Okay, यहाँ पे मैं आपको हिंट दूंगा. तो read the question. A certain stimulus is administered. Stimulus यानी कि मेडिसिन, नई मेडिसिन है. Administered to each 12 patient are resulted in the following series increase. यहाँ पे increase होगा in blood pressure. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम हमको x और y दिया था और बाद में हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था. बराबर. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने ना x दिया है ना y दिया है, इन्होंने सीधा डिफरेंस दिया है, इंक्रीज बोला है ना उन्होंने. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे व्हाट टू टेस्ट. क्या टेस्ट करना है, म्यू डी इज इक्वल जस्ट एच नॉट. क्या कह रहा है एच नॉट, म्यू डी इज इक्वल टू 0.
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैन इट बी कंक्लूड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टिमुलस इन जनरल इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही हमको टेस्ट करना है नए मेडिसिन की वजह से, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में देखूंगा, इसका मतलब देयर इज नो चेंज, ओके, यानी कि जैसा पहले था वैसा अभी भी है। म्यू डी इज इक्वल टू 0 का मतलब देयर इज नो चेंज, ठीक है। अगेंस्ट में क्या रहेगा H1। अब म्यू डी इंक्रीज, यहाँ पे क्या इंक्रीज बोला है ना, अगर डिक्रीज बोलता है, इंक्रीज अगर बोला है तो आपको ग्रेटर देन 0 लिखना है, ठीक है। अगर किसी ने डिक्रीज कहा तो आपको लेस देन लिखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे फॉलोइंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखोगे। सो यहाँ पे आप क्या कहोगे, देयर इज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू दैट मेडिसिन, ओके। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ओके। तो ये स्टेटमेंट है, आपको प्रूव या डिसप्रूव करना है। अभी हम फॉर्मूला देखते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0। क्या फॉर्मूला है बेटा अपना, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डी बार रूट एन अपॉन एस डी, ओके। सो दिस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 0 1, यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर में हमको ये देखना है इसका, और डी आई की वैल्यूज क्या है, इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके वैल्यूज फाइंड आउट करना है, डी बार की वैल्यूज फाइंड आउट करना है और एस डी, ठीक है। तो क्या फार्मूला है, समेशन डी आई ऑन एन कितना है, एन इज इक्वल टू 12। समेशन डी आई, इसका फार्मूला क्या है, अभी हमने लिखा था, डी आई स्क्वायर माइनस एन डी बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, ये फार्मूला याद रखना है। तो अभी हम एक टेबल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डी आई देन डी आई स्क्वायर, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे जैसे कि 5 2 8 -1 3 0 -2 1 5 0 4 एंड 6, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे अभी, 25 4 64 1 9 0 4 1 25 0 16 एंड 36। तो अभी आपको समेशन डी आई और समेशन डी आई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्स एंड वाई का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट उन्होंने चेंज जो है डिफरेंस वो आपको दिया हुआ है, ओके। तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं ये, सो let's do this calculation. Okay. So with the help of Excel, let's copy paste these values here. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो ये डी आई की वैल्यूज है और ये डी आई का स्क्वायर है, ठीक है। तो लेट्स टाइप इट, 5 2 8 -1 का मतलब क्या है, एक से कम हुआ है, 3 0 का मतलब क्या है, नो चेंज, ओके। -2 1 5 0 4 एंड लास्ट वैल्यू 6, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यू आर नॉट एबल टू सी द फॉर्म, देन आई इंक्रीज इट, ओके, ठीक है। तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, इट इज 5 दिस इनटू सेम वैल्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो लेट्स ड्रैग दिस, तो अभी हम इसका दोनों का टोटल ले लेते हैं, ठीक है। तो समेशन डी आई कितना आ रहा है, तो आपको समेशन डी आई कितना मिल रहा है, 31, ओके। समेशन डी आई स्क्वायर कितना मिल रहा है, 185। तो अभी डी बार कितना मिलेगा, एन इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो
समेशन di अपॉन n यानी कि 31/12 कितना आ रहा है? How much that is? 31 divided by 12. So it is 2.5833. Okay. Always take the 4 digits after decimal. ये कितना आ रहा है? सैम्पल मीन स्क्वायर ऑफ डिफरेंस डी फॉर डिफरेंस. इसका फार्मूला क्या है? समेशन डी आई स्क्वायर माइनस एन डी बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1. Put the values there. So 185 minus 12 into d bar की वैल्यू कितना है? 2.5833 इसका स्क्वायर अपॉन n is 12. 12 minus 1 11. So what is the value there? So 185 minus 12 into 2.5833 square. तो divided by 11. तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 9.5380. तो इसका मतलब ये कितना होगा? स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट होगा 3.0883. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ. ओके. तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पीपीटी के स्लाइड पे देखेंगे. सो नोट डाउन दिस वैल्यूज, टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके. सो डी बार कितना है? 2.5833. यहाँ पे आ जाएंगे वापस से. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. ओके. तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं वैल्यूज. ओके. तो डी बार की वैल्यूज कितने हैं? 2.58. चेक इट. 2.5833. 2.5833. एस डी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 3.0883. ओके. n इज इक्वल टू 12. तो अपना फॉर्मूला क्या था? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट इज डी बार इंटू रूट एन अपॉन एस डी. तो डी बार 2.5833 इंटू रूट ऑफ 12 अपॉन एस डी कितना है? 3.0883. ये वैल्यू कितना है? चेक करते हैं. 2.5833 इंटू रूट ऑफ 12 divided by 3.0883. ओके. तो ये वैल्यूज निकल के आ रहा है 2.8976. ओके. तो ये हो गया आपका कैलकुलेटेड वैल्यू 2.8976. ओके. अब इसको चेक करना पड़ेगा ना अपना. वी हैव टू चेक दिस विद द स्टैंडर्ड वैल्यू. ओके. तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं. इसके लिए हमको क्या चाहिए? तो लेट अल्फा चेक करते हैं कि अल्फा मेंशन किया है वो. यस 5% है यहाँ पे लिखा है. अल्फा इक्वल्स टू 5% यानी कि 0.05. ओके. और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना है? n-1 यानी कि 12 - 1 यानी 11. ठीक है. तो हमको क्या चाहिए? क्रिटिकल वैल्यू या फिर टेबल वैल्यू. तो क्या लगता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए और अल्फा परसेंट. तो इसका मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 11 और अल्फा की वैल्यू कितनी? 0.05. तो अभी फिर से टेबल देखते हैं हम लोग. यहाँ पे 11 देखते हैं. 11 यस 11 और 0.05 देखते हैं यहाँ पे. तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 2.201. यू कैन चेक इट ऑन द टेबल. 2.201. तो यहाँ पे टेबल वैल्यू कितना आ रहा है? 2.201. तो दोनों को कंपेयर करना है आपको. कंपेयरिंग गेट क्या मिल रहा है हमको? कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू. ओके. तो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है यानी कि टेबल वैल्यू से बड़ी है. तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट वैल्यू अगर ग्रेटर है तो हम टेबल वैल्यू से ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट और रिजेक्ट H0. क्या करते हैं? रिजेक्ट H0. नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करते हैं. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया हमने तो एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा?
H1 यानी कि अल्टरनेट। H1. यस, तो अभी H1 अभी हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। सो वी आर ऑन द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? वी हैव टू चेक द हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है? H1 क्या कह रहा है? देयर इज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो हाँ, जो भी नई मेडिसिन है, स्टिमुलस है, उससे इंक्रीज हो रहा है, दैट इज प्रूव्ड। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन, देयर इज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एक मिनट, पीबी हो गया, बीपी करना। इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू स्टिमुलस। ठीक है, सो दिस इज आवर कंक्लूजन। आई होप कि सभी को ये अच्छे से समझ में आया है। ओके, और के लिए एक क्वेश्चन भी है अभी फॉर प्रैक्टिस। तो क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो तीनों टेस्ट है, टेस्ट फॉर टी, टेस्ट फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन देखा है, टी टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स, जिसे हम अनपेयर्ड टेस्ट कहते हैं, और अभी हमने पेयर्ड टी टेस्ट भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सेकेंड टेस्ट का है। ठीक है, पेयर टी टेस्ट, इसके पहले जो टेस्ट हुआ था उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पेयर टी टेस्ट में आइदर ये वाला सम आ सकता है, यानी कि इस टाइप का सम आ सकता है, या फिर ये टाइप, दोनों दोनों ही टाइप के सम्स रहेंगे। ठीक है, तो इससे अलग नहीं होगा, बट आपको समझना है कि डिपेंडेंट है कि नहीं है। अभी इसमें देखो, जिन्होंने जिम ज्वाइन किया था उनका ही पहले का डेटा है और उनका ही बाद का भी डेटा है, इसलिए डिपेंडेंट डेटा है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज टी टेस्ट के ऊपर, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टेस्ट थे वो अभी खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहेगा। ओके, सो सी यू सून। नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग एंड soon we will see the F distribution. Okay, thank you. If you like, please subscribe it. Okay.